Physics course, lecture number 15. In this lectures, we will have discussions on relativistic energy. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज के लेक्चर का उन्वान है relativistic energy. So due to new idea of relativistic mass, we must now define the concept of work and energy. ठीक है, हमारे पास जो आइडिया है, न्यू आइडिया है रिलेटिविस्टिक मैथ्स का, अब इसी की तनाजुर में हम जो वर्क है और एनर्जी है उनके कंसेप्ट को रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, सो वी मॉडिफाई न्यूटन सेकंड लॉ टू इंक्लूड आवर न्यू डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स। ठीक है, मतलब जो हमारे पास नए आइडिया है, नया कंसेप्ट है मैथ्स का, रिलेटिविस्टिक मैथ्स का, उसी के तनाजुर में पहले हम जो वर्क एंड एनर्जी है उसके कंसेप्ट को रीडिफाइन करेंगे और इसी मकसद के लिए हम जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि उसमें जो नया डेफिनेशंस है लीनियर मोमेंटम का और फोर्स का, ताकि उसको इसमें शामिल करें। जब हम इनको इसमें शामिल करते हैं सो जो मतलब जो न्यूटन सेकंड लॉ है, इट विल बिकम्स लाइक दिस कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जब हम न्यू डेफिनेशन इंक्लूड करते हैं दैट ऑफ रिलेटिविस्टिक मास, सो वी गेट दैट डी बाय डी टी एन टू गेमा एम यू। ठीक है, यू डैश इज फॉर द वेलोसिटी एंड गेमा इज द रिलेटिविस्टिक फैक्टर। ठीक है, so that if you put the values for the relativistic factor, so you will get the definitions d over dt n2 m u divided by अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वेयर और सी स्क्वेयर। सो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक फैक्टर के साथ सेकंड जो न्यूटन लॉ है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, सो द वर्क W12 done by a force F to move a particle from position 1 to position 2 along a path S is defined to be like this। ठीक है, हमारे पास जो वर्क डन है जिसको हम मतलब एक फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक एक पाथ, एक पर्टिकुलर पाथ है जिसको डिनोट करते हैं एस से। तो इसी तनाजुर में हम जो वर्क डन है उसको ऐसे मतलब डिफाइन करेंगे, दैट इज W12 फॉर द वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, दैट शुड बी इक्वल टू integrals from 1 to 2 f dot ds। ठीक है, and that were done since we are trying to apply the force to move the object, so that were done according to the work energy principle should be equal to the change and the kinetic energy of the system। ठीक है, सो वर्क डन जो है पार्टिकल्स को हम एक सिस्टम के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करते हैं। सो इसी सिलसिले में जो हमारे पास जो वर्क डन है वो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर है। अब यहाँ पर आई मीन यू नो दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो K1 और K2 है, that is the kinetic energy, I mean position 1 and position 2 of the particle। ठीक है, कि जो मुख्तलिफ पोजीशंस है पार्टिकल्स के उसी पे उनकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, so for simplicity let's the particle start from the rest under the influence of the force and calculate the kinetic energy K after the work is done। ठीक है, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, आसानी के लिए हम ये जूम करते हैं वर्क डन के लिए कि पार्टिकल पहले रेस्ट पे पड़ी है और उसी रेस्ट के कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि हम रेस्ट स्टार्ट लेते हैं, एक फोर्स को अप्लाई करते हैं और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, सो इट शुड बी लाइक दिस, work is equal to kinetic energy that is equal to integral rate of change that is d by dt and to gamma uh, mu dot u dt। so that is basically the word done which we say that equal to kinetic energy। ठीक है, इसको हमने रिलेटिविस्टिक फैक्टर के अंदर मतलब उसी की कंडीशन में लिखा है। ठीक है, so when you modify this कि हम कहते हैं कि during this process the mass remain constant, so this is why we have put it outside the integrals d by integral dt
एन टू डी बाई डी टी एन टू गेमा यू, ठीक है, डॉट यू दैट इज इक्वल टू एम इंटीग्रल यू। अब ये जो फैक्टर है हमारे पास अच्छा, so what actually we have, u को हम इस साइड पे लेके आए and we applied the integrals, so what we have this relations, this is equal to m integral u d n to gamma u। यहाँ पर ये जो relations है dt is cancelled with the dt, so we left with d n to gamma u, ठीक है, ये relation रह गया। So what we will have next, the limits of integrations are from an initial value of 0 to a final value of uh, gamma u, ठीक है। मतलब जो इंटीग्रल्स यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशंस की जो लिमिट है वो मतलब जो इनिशियल वैल्यू है उससे लेकर फाइनल वैल्यू तक। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि वो 0 है और फाइनल वैल्यू हमारे पास है गेमा यू, ठीक है। सो इसी कंडीशंस में हमारे पास जो above equation है, this equation will become k is equal to m integral from initial position to the final positions u d and to gamma u, ठीक है। so you apply the integrations, this integrals मतलब जब आप इसको अप्लाई करते हैं लेकिन उससे पहले बताना ज़रूरी है कि ये जो इंटीग्रल है इक्वेशन नंबर 2.57 में इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, ठीक है। सो एफ द वर्क एफ डन बाय द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब अगर इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में उसको करें, सो द रिजल्ट कॉल रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू, इसको हम अगर मतलब ये जो इक्वेशंस है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस है, अगर इसको हम जो मेथड्स है इंटीग्रेशंस की इंटीग्रेशन बाय पार्ट उस पे हम इसको इवैल्यूएट करें तो इसका जो रिजल्ट है इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है, रिजल्ट इसका ये निकल आएगा, ठीक है। और फिर दूसरे स्टेप में हम यहाँ पर जो गेमा की वैल्यू है वो पुट अप करेंगे, एम सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे और जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर है उसको मतलब शामिल करेंगे। मतलब ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, सो वी विल गेट दिस रिलेशंस गेमा एम सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। अब इन दोनों में से गेमा मतलब ये जो एम सी स्क्वायर है दोनों में कॉमन है, ठीक है, हम इसको कॉमन लेंगे और गेमा जो है गेमा की बजाय उसकी अपनी वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास चूंकि हमने एम सी स्क्वायर को कॉमन लिया है सो वी आर लेफ्ट विद 1, ठीक है। या सिंपली वी विल हैव दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इंटू गेमा माइनस 1, ठीक है, ये रिलेशन दैट वी कैन कॉल इक्वेशन नंबर 2.58, ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए या रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन बन गया। सो इक्वेशंस 2.58 डज नॉट सीम टू बी रीजनेबल द क्लासिकल रिजल्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब ये वाली जो इक्वेशंस है इक्वेशन नंबर दैट वी कैन कॉल इक्वेशन नंबर 2.58, अब ये जो है हमारे मतलब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन आया, लेकिन इसको हम अगर काइनेटिक एनर्जी की जो क्लासिकल रिलेशन है दैट इज के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, अब ये इसकी तरह ये नहीं है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्लासिकल रिजल्ट है। हाउएवर इफ इट इज करेक्ट, ठीक है, सो वी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द क्लासिकल रिजल्ट फॉर लो स्पीड, ठीक है। मतलब एक अगर हम इसको करेक्ट करें या अगर हम कहते हैं कि इफ इट इज करेक्ट सो वी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टू द क्लासिकल रिजल्ट फॉर लो स्पीड, ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि ये क्लासिकल रिजल्ट को उसी कंडीशन में रिड्यूस होगा अगर पार्टिकल हमारे पास जो है वो स्लो स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। मतलब अगर पार्टिकल तेज जा रही है तो उसी से उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इस रिलेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्लासिकल रिजल्ट के बराबर। अगर पार्टिकल्स हम कहते हैं कि पार्टिकल को की मोशन को हम स्लो करें, ठीक है, तो फिर उसी कंडीशंस को हम क्लासिकल रिजल्ट्स के मुताबिक ला सकते हैं। सो फॉर दैट वी विल डू सम सपोजिशंस के हम देखते हैं कि क्या ये जो चीज़ है ये जो हम कहते हैं कि अगर हम पार्टिकल स्पीड को रिड्यूस करें ताकि रिजल्ट को क्लासिकल रिजल्ट के बराबर लेके आए, सो उसी के लिए हम कुछ सपोज करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि फॉर स्पीड यू
दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन सी, कि हम इज्यूम करते हैं कि जो स्पीड है पार्टिकल की वो स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज़्यादा कम है। सो वी एक्सपेंड गेमा एंड बायनॉमियल सीरीज एज फॉलो। तो फिर इसी कंडीशंस मतलब इसी कंडीशंस के अंदर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनती है, एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन बनती है, और उसको हम मतलब उसी फार्मूले के तहत बाय फार्मूला फॉर बायनॉमियल सीरीज, इसको हम इसी के तनाजुर में इसी फार्मूले के मुताबिक इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अप टू सेकंड टर्म, so we will get the values that is mc square into 1 plus 1 u square divided by 2 c square plus dash dash dash, और ये वाली जो टर्म है ये अपनी जगह पर वो आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमने जो हायर टर्म्स है, ठीक है, उनको निगलेक्ट किया है। जो हायर पावर्स है उनको निगलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सपोजिशन की है कि u इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन c। ठीक है, so this gives the following equation for realistic kinetic energy at low speed। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या करें, बायनॉमियल सीरीज हमने अप्लाई की है, लेकिन हायर पावर्स को हमने वो क्या हुआ, इसको निगलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने सपोजिशन की है कि v इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन u इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द c। या हम कहते हैं कि पार्टिकल्स वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो जब हम ये कंडीशंस पुट अप करेंगे तो यहाँ पर ये जो रिलेशन होगा फॉर लोअर स्पीड, ठीक है, लोअर स्पीड के लिए ये जो रिलेशन होगा ये ऊपर वाला, दैट विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वेयर प्लस हाफ एम यू स्क्वेयर माइनस एम सी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें देखिए एम सी स्क्वेयर माइनस एम सी स्क्वेयर, so that will cancel out। ठीक है, so we will get kinetic energy equal to half mv square which is expected classical result। ठीक है, अब इसको देखें, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्लासिकल रिजल्ट है कि हमने जस्ट एक लिमिट पुट की है कि हमारे पास जो पार्टिकल स्पीड है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन कंपेयर टू द स्पीड अप्लाइड। ठीक है, सो इससे हमने ये मतलब शो किया कि रिलेटिविस्टिक और क्लासिकल जो काइनेटिक एनर्जी है एंड फिगर 2.31, ठीक है, वो एग्री कर रही है। मतलब अगर हम कंडीशंस अप्लाई करें कि पार्टिकल स्लोली मूव कर रहा है, तो इसी कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो है वो क्लासिकल रिजल्ट जो है वो रिलेटिविस्टिक रिजल्ट के साथ वो एग्री करती है। ठीक है, सो दे डाइवर्स कंसिडरेबली अबाव अ वेलोसिटी ऑफ 0.6 टाइम द स्पीड अप्लाई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 2.58, इनको दोबारा हम रीराइट करते हैं। ठीक है, दैट इज वी राइट गेमा एम सी स्क्वायर, मतलब है 2.58 जो इक्वेशन उसको हम रीराइट करते हैं और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, सो इट विल बिकम गेमा एम सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसी इक्वेशंस को हमने इक्वेशन नंबर 2.58 था उसको रीअरेंज किया। ठीक है, और इस फॉर्म में इसको लिख लिया एंड वी कॉल दैट इक्वेशन नंबर 2.63। अब इसमें जो टर्म है एम सी स्क्वायर इस कॉल्ड द रेस्ट एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास रेस्ट एनर्जी है और इसको हम डिनोट करते हैं या इसको नोटेड करते हैं बाय ई नॉट। इसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं, ये जो टर्म है एम सी स्क्वायर। ठीक है, so we get E naught is equal to mc square and we call that equation number 2.64। ठीक है, so this leaves the sum of the kinetic energy and the rest energy to be interpreted as the total energy of the particle। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो टोटल सिस्टम है पार्टिकल्स के लिए। हम कहते हैं जो पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है अब उसकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट एनर्जी। ठीक है, सो द टोटल एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई। अब ये जो टोटल एनर्जी हमारे पास आती है उसको हम डिनोट करते हैं ई से एंड दैट शुड बी गिवन बाय ई इज इक्वल टू गेमा एम सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पर एम सी स्क्वायर दैट वी हैव डिनोटेड बाय ई नॉट। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है इसको अपनी जगह पर पुट करें, सो वी विल गेट k प्लस के प्लस ई नॉट। ठीक है, सो अब ये जो एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास
मोमेंटम और एनर्जी को हम कैसे रिलेट करें रिलेटिविस्टिक टर्म में। अब मतलब है कि यहाँ पर तो हमने जो पिछले स्लाइड उसमें हमने रिलेटिविस्टिक एनर्जी को मतलब वो कैलकुलेट कर लिया कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के साथ मतलब जो एनर्जी या टोटल एनर्जी है पर पार्टिकल्स वो कैसे होगी और उसके बीच क्या क्या रिलेशंस होगा। मतलब रिलेटिविस्टिक फैक्टर के अंदर हमने एनर्जी पे जितनी डिस्कशंस होनी थी हमने उसको वो कर लिया। अब एनर्जी और मोमेंटम दोनों को हम रिलेटिविस्टिक फैक्टर में कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। सो मोमेंटम के लिए जिस तरह के हमने पहले बात की कि मोमेंटम हमारे पास बराबर है, अगर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को इंक्लूड करें सो दैट विल बी इक्वल टू गेमा एम यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। सो अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर एंड रीअरेंज द रिजल्ट्स। दोनों साइड को हम क्या करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों साइड को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फिर रीअरेंज करते हैं। सो यू विल गेट द रिजल्ट एज पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू गेमा स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर इसी साइड को लेफ्ट हैंड साइड को इसी तरह रहने देते हैं। ये वाली जो साइड है इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। सो यू विल गेट दिस रिलेशन। सिर्फ इसी साइड को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और सी स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देते हैं। सो यू विल गेट दिस रिलेशंस, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब इसी इक्वेशन के अंदर ये जो यू स्क्वायर है डिवाइड बाय सी स्क्वायर है, ये रिलेशंस वी कॉल दैट बीटा। ये हमारे पास यू और सी जो है दैट इज बेसिकली द बीटा टर्म। अब यहाँ पर स्क्वायर है सो दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द बीटा टर्म, ठीक है। सो यू विल गेट द रिलेशंस that is p square c square will be equal to gamma square m square c4, ठीक है, एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। सो जो इक्वेशन नंबर 2.62 है पर बीटा स्क्वायर, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि वी यूज इक्वेशन नंबर 2.62 पर बीटा स्क्वायर एंड फाइंड दैट p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू gamma स्क्वायर m स्क्वायर c रेज टू पावर 4 एंड 2 1 माइनस 1 ओवर गेमा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। उसको अगर हम रीअरेंज करें सो यू विल गेट द रिलेशंस। यहाँ पर क्या करें, इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। सो यू विल गेट द रिलेशन पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू गेमा स्क्वायर एम स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 माइनस एम स्क्वायर सी रेज टू पावर 4, ठीक है। सो द फर्स्ट टर्म, अब ये वाली जो रिलेशंस है इसी रिलेशन के अंदर ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज जस्ट ई स्क्वायर। सॉरी, जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड पे ये वाला, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड पे, दिस इज सेकंड टर्म, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है is just e square and the second term is in r square, ठीक है। सो द इक्वेशंस बिकम सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर हमने मिस्टेक की, ये वाला जो है दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड is just e square and the second term is in r square. So the last equation becomes, जो last equation है वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि p square c square is equal to e square minus in r square। ये हमारे पास final equations है। Now we rearrange this last equations to find the results we are seeking. So a relation between the energy and momentum will become वो हमारे पास जो final result आएगा that will be equal to e square is equal to p square c square plus in r square, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इन आर स्क्वायर की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करें so that we will have e square that should be equal to p square c square plus m square and c raised to the power of 4। अब ये जो इक्वेशंस है इक्वेशन नंबर 2.70 ये हमारे पास क्या है, ये एक यूजुअल रिजल्ट है टू रिलेट द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल विद इट्स मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि यूजुअल रिजल्ट्स है जो कि क्या करता है, जो कि पार्टिकल्स की एनर्जी को और उसके मोमेंटम के साथ वो लिंक करता है, ठीक है।
इक्वेशन इज अ यूजफुल, मतलब एक यूजुअल और यूजफुल रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। दिस इज यूजुअल एंड यूजफुल रिजल्ट, ठीक है, टू रिलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विद इट्स मोमेंटम, ठीक है। और जो क्वांटिटीज है दैट इज ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एम आर एन वेरिएंट क्वांटिटीज, ठीक है। जो क्वांटिटीज है ये क्वांटिटीज, ठीक है, और एम्स दे आर इनवेरिएंट क्वांटिटीज, एंड here we should note that when particles velocity is zero and it has no momentum, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है और इसकी कोई मोमेंटम नहीं है, सो इक्वेशंस 2.70 करेक्टली गिव्स ई नॉट एज द पार्टिकल्स टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो पार्टिकल की टोटल जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, वो ई नॉट के बराबर होगी अगर हम कहते हैं पार्टिकल रेस्ट पे है और इसकी कोई मतलब वो नहीं है, मोमेंटम नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास एक और भी टर्मिनोलॉजी है दैट इज हम समहाउ लिंक्ड विद टुडेस लेक्चर एंड इट इज द बाइंडिंग एनर्जी, तो वो है बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी से क्या मुराद है, हम कहते हैं कि द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी becomes apparent when we study the binding energy of a system like atom and nuclei that are formed from individual particles, ठीक है। कि मास और एनर्जी की जो इक्वलेंस है वो उस वक्त ज़ाहिर हो जाता है कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी मतलब किसी एटम या न्यूक्लियाई की हम कहते हैं कि वो क्या करते हैं, एटम और न्यूक्लियाई की हम कहते हैं कि वो क्या एटम एंड न्यूक्लियाई दे आर फॉर्म फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल। जब हम कहते हैं कि मतलब एटम या न्यूक्लियाई जो है वो इंडिविजुअल सिस्टम से वो बन जाते हैं, ठीक है। सो द पोटेंशियल्स एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोर्स कीपिंग द सिस्टम टुगेदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। मतलब फोर्स के साथ हम कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी वो एसोसिएट होती है ताकि उस सिस्टम को एक साथ रखें, उसको हम फिज़िक्स की टर्म में बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब थोड़ा सा हमने जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको डिफाइन किया है एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। सो इसी तनाजुर में हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फोर्स, ठीक है, कीपिंग द सिस्टम टुगेदर is called the binding energy and that we denoted by E with the subscript B, ठीक है। सो द बाइंडिंग एनर्जी ये हमारे पास है जब हम फिजिक्स में इसको डील करते हैं तो हम कहते हैं कि द बाइंडिंग एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एनर्जी, ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड द रेस्ट एनर्जी ऑफ द कंबाइंड बाउंड सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पर ये है रेस्ट एनर्जी दैट वी डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है, हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज द डिफरेंस between the rest energy of the individual particles, ठीक है, and uh, and the rest energy of the combined bound system, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर क्या है, ई बी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दिस बाउंड सिस्टम एंड द इंडिविजुअल सिस्टम, ठीक है, दैट वी हैव इट हेयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड द रेस्ट एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की मतलब डिफिनीशन से एक और डिफिनीशन है हमारे पास। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक और टर्म है जो कि हम बेसिकली उसको डिस्कस करते हैं मतलब रिलेटिविटी के साथ, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सो बी रिमेंबर दैट आइंस्टाइन वाज कन्विंस्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड appear as electric field observed in another inertial frame, ठीक है। so that conclusion is the key to electromagnetism and relativity, ठीक है, कि इस चीज़ ने आइंस्टाइन को कन्विंस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी अपेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व इन अनदर इनर्शियल फ्रेम, और यही चीज़ जो है ना की टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिलेटिविटी, ठीक है। सो आइंस्टाइन बिलीव दैट मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड एनी इनर्शियल फ्रेम was the key that led Einstein to the Lorentz transformations, ठीक है,
कि मतलब आइंस्टाइन का भी यही किया था कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यही वही मतलब है की है दैट लेड टू आइंस्टाइन टू लॉरेंस जिसने आइंस्टाइन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गाइड कर दिया। ठीक है, सो मैक्सवेल्स assertions that all electromagnetic waves travel at the speed of light, and Einstein postulates that the speed of light is invariant and all inertial frames seem intimately connected। ठीक है, so इसी से हम मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो मैक्सवेल की कंसेप्ट थी कि तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो मूव करते हैं। और फिर जो आइंस्टाइन की जो पास्टुलेट्स है रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट कि ये जो है ना किसी भी या तमाम के तमाम जो इनर्शियल फ्रेम है मतलब उसमें ये इनवेरिएंट होगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। सो बोथ ऑफ देम्स मतलब जो जितने भी हमारे पास है मतलब ये जो दोनों जो कंसेप्ट है दे आर बीन इंटीमेटली कनेक्टेड, ये एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।